हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के इम्पॉर्टेंट केसेस। तो यहाँ पे हम 8 से 10 केसेस देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के लिए। और अगर आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पढ़ रहे हो तो आपको ये केसेस ज़रूर आने चाहिए, आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो पहला केस देखते हैं हम, जिसका नाम है ITC लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, 2012 का केस है। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो सेक्शन 6 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जिसको हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ रखा है, वो ये बोलता है कि वहाँ पे सिर्फ कोर्ट जो है, जिस भी कोर्ट के पास सेक्शन 6 का सूट जाएगा, वहाँ पे कोर्ट को सिर्फ क्या करना होगा, दो ही चीज़ें डिटरमाइन करनी होंगी। क्या क्या? कि जो प्लेंटिफ है जिसने ये सूट किया है सेक्शन 6 का, कि वॉज इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। पहली चीज़ कि वो पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में था या नहीं था, यानी कि उसके पास उस प्रॉपर्टी का कब्जा था या नहीं था। साथ ही साथ वेदर ही हैज़ बीन इलीगली डिस्पोजेस्ड, क्या उसको गैर कानूनी तरीके से वहाँ से हटाया गया है या नहीं। सिर्फ यही दो चीज़ें कोर्ट को डिटरमाइन करनी होगी जब भी सेक्शन 6 का सूट फाइल होगा। तो ये कौन से केस में बोला गया? ITC लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड 2012 के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला। दूसरा केस आता है सतीश कुमार वर्सेस करण सिंह का केस, 2016 का केस है। इसके अंदर क्या बोला गया? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हेल्ड दैट जुरिसडिक्शन टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैलिड एंड एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। की जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की पावर है, जुरिसडिक्शन है कोर्ट के पास, वो कब होगी? सिर्फ जब आप एक वैलिड और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट लेके आओगे। अब वैलिड और एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन सा आता है, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखा है और उसको हमने अच्छे से समझा हुआ है। इफ़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ नॉट बीन मेड, द कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में ही कमी है तो आप उसको कैसे स्पेसिफिक परफॉर्म करवाओगे? दैट मीन्स कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए और एनफोर्सेबल होना चाहिए। अब जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कितने सारे ऐसे सेक्शंस हैं जहाँ बता रखा है कि आप इन चीज़ों को एनफोर्स नहीं कर सकते, सेक्शन 26, 27। तो आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को करके आओगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, तो दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल। कोर्ट वहाँ पे आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है तब भी कोर्ट आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो इट मीन्स कि दोनों चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए, कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड भी होना चाहिए और दूसरा एनफोर्सेबल भी होना चाहिए, तभी कोर्ट आपको उसको स्पेसिफिक परफॉर्म करवा सकता है। तीसरा केस आता है जरीना सिद्दीकी वर्सेस ए रामलिंगम का केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? दैट रेमेडी ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन इक्विटेबल रेमेडी। तो बस इतनी सी बात बोली कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी है SRA के अंदर, ये क्या है? इक्विटेबल रेमेडी ही है। चौथा केस आता है जसविंदर कौर वर्सेस गुरमीत सिंह का। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? दैट रिलीफ ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड वेयर द इनएबिलिटी टू परफॉर्म अराइजेज बिकॉज ऑफ प्लेंटिफ्स ओन कंडक्ट। यानी कि अगर जो सूट कर रहा है उसी की गलती के कारण परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही, तो वहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस भी नहीं कराई जाएगी कि जितना परफॉर्म हो सकता है उतना कर दो, ऐसा भी नहीं होगा। अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती थी तो, अगर गलती नहीं थी तो आप पार्ट परफॉर्मेंस करवा सकते हैं। अगला केस आता है एक्सेल डीएलकॉम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, 2015 का केस है। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं? दैट कोर्ट कैन नॉट ग्रांट द रिलीफ ऑफ पोजीशन इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अनलेस द प्रेयर फॉर डिलीवरी ऑफ पोजीशन इज नॉट सॉट स्पेसिफिकली। यानी कि अगर कोर्ट के पास कोई सूट आया है जिसके अंदर कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगी गई है और उसके अंदर रिलीफ में अगर जो प्लेंटिफ है उसने पोजीशन का रिलीफ नहीं मांगा, तो कोर्ट वहाँ पे पोजीशन के रिलीफ के ऑर्डर नहीं दे सकती। तो दैट मीन्स कि अगर आपको पोजीशन चाहिए प्रॉपर्टी का, तो वहाँ पे आपको स्पेसिफिकली रिलीफ के अंदर पोजीशन मांगना ज़रूरी है। अगर आप ये रिलीफ नहीं मांगोगे पोजीशन का, तो कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो आपको पोजीशन का रिलीफ दे सके। जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस राजकुमार, 2013 का केस है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या हेल्ड करते हैं? दैट रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 26 इज पॉसिबल ओनली बाय द पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट एंड नो वन एल्स। यानी कि अगर आपको रेक्टिफिकेशन करनी है पार्टीज़ की कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ सेम पार्टीज़ के बीच में ही होगा और किसी के बीच में रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकती। दिस सेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन इट इज़ प्लीडेड एंड प्रूव दैट थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज द रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज नॉट एक्सप्रेस। और यहाँ पे आपको ये भी प्रूव करना पड़ता है कि फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज के कारण रियल इंटेंशन जो थी पार्टीज़ की वो एक्सप्रेस नहीं हुई थी, इसलिए इसको रेक्टिफाई
कर दिया जाए। तो ये जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस वेरोनिका थॉमस राजकुमार केस में हेल्ड हुआ। नेक्स्ट केस जो आता है वो है कांडला पोर्ट वर्सेस हरगोविंद हसराज 2013 का केस है। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं दैट ग्रांट ऑफ डिक्लेरेटरी डिक्री, जो हम डिक्लेरेशन की डिक्री मांगते हैं, इज डिस्क्रिशनरी इन नेचर। वो कैसी है? डिस्क्रिशनरी है नेचर में। कोर्ट में इन अप्रोप्रिएट केसेस रिफ्यूज टू ग्रांट डिक्लेरेटरी डिक्री। तो जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट केसेस होंगे, जहाँ पे कोर्ट को लगेगा अपनी जुडिशियल डिस्क्रिशन के हिसाब से, जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके कि यहाँ पे हमें डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं देनी है, तो वहाँ पे कोर्ट रिफ्यूज़ कर सकता है डिक्लेरेटरी डिक्री को देने से। तो यानी कि कैसी है? डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। अगला केस आता है बालकृष्ण दत्ता राय गलांदे वर्सेस बालकृष्ण राम भरोसे गुप्ता 2019 का केस है। इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं दैट इन अ सूट फाइल्ड अंडर सेक्शन 38 ऑफ SRA की जो सेक्शन 38 का सूट होता है उसके अंदर जो परमानेंट इंजंक्शन है कैन बी ग्रांटेड ओनली टू अ पर्सन हु इज इन एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द डेट ऑफ सूट। परमानेंट इंजंक्शन किसको मिलेगा? कि जब एक्चुअल पोजीशन किसके पास था? सूट वाले दिन, मतलब कि जिस भी दिन सूट हुआ था डेट ऑफ सूट पे, प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन जिसके पास था उसी को कोर्ट क्या करेगा? परमानेंट इंजंक्शन देगा। इसके अलावा किसी को परमानेंट इंजंक्शन नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट केस है। देन पूना राम वर्सेस मोतीराम 2019 का केस है। होल्डिंग दैट possessory title over property can be claimed merely on the basis of casual possession. The Supreme Court observed that casual act of possession does not have the effect of interrupting the possession of the rightful owner. तो ये चीज़ कौन से केस में हेल्ड हुई? पूना राम वर्सेस मोतीराम के अंदर। अगला केस आता है हमद अहमद वर्सेस अब्दुल मजीब। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया? ऑब्जर्व दैट ग्रांट ऑफ इंट्री मैंडेटरी इंजंक्शन, जो हम इंट्री मैंडेटरी इंजंक्शन दे रहे हैं, इज़ नॉट प्रोहिबिटेड एंड इट कैन बी ग्रांटेड इन अप्रोप्रिएट केसेस। कि आप जो इंट्रीम, जो अभी बीच में सूट चलते हुए आप मैंडेटरी इंजंक्शन दे रहे हो, वो प्रोहिबिटेड नहीं है और आप अप्रोप्रिएट केसेस के अंदर इसको ग्रांट कर सकते हो। एन एड इंट्रीम मैंडेटरी इंजंक्शन इज to be granted not at the asking but on strong circumstances so as to protect the right and interest of the parties and not to frustrate their rights regarding the mandatory injunction। तो मांगे जरूरी नहीं है कि मांगे जाने पे ही देनी है, वो कोर्ट को देखना पड़ेगा अपने जुडिशियल माइंड के हिसाब से कि क्या स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टांसेस है या नहीं है पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तभी वहाँ पे जो इंट्रीम मैंडेटरी इंजंक्शन है वो दी जाएगी। अगला केस आता है समीर नारायण भोजवानी वर्सेस औरा प्रॉपर्टीज़ एंड इन्वेस्टमेंट 2018 का केस है। इसके अंदर क्या बोला गया? द रिलीफ ऑफ इंटरलॉक्यूटरी मैंडेटरी इंजंक्शन आर ग्रांटेड जनरली टू प्रिजर्व और रिस्टोर द स्टेटस को ऑफ द लास्ट कंटेस्टेड स्टेटस विच प्रिसीडेड द पेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सी अंटिल द फाइनल हियरिंग व्हेन द फुल रिलीफ में बी ग्रांटेड or to compel the undoing of those acts that have been illegally done or restoration of that which was wrongly taken from the party complaining। सीधी सी बात ये बोली कि जो आपका मैंडेटरी इंजंक्शन इंटरलॉक्यूटरी लिया जाता है, यानी कि सूट चलने के दौरान आपसे मैंडेटरी इंजंक्शन जो लिया जा रहा है वो सिर्फ किस चीज़ के लिए दिया जाएगा? स्टेटस को को मेंटेन करने के लिए। स्टेटस को मतलब जो चीज़ जैसी थी उसको वैसे ही मेंटेन करने के लिए। कौन से स्टेटस को? जो कि लास्ट कंटेस्टेड स्टेटस था, यानी कि जो सबसे आखिरी में उस चीज़ का जो स्टेटस था, या फिर अगर आपसे रिलीफ मांगा गया और वहाँ पे कोई चीज़ उस चीज़ के ऊपर इलीगली की गई थी, तो उस इलीगली चीज़ को हटाने के लिए ही सिर्फ ये इंटरलोकेटरी मैंडेटरी इंजंक्शन दिया जाएगा। इसके अलावा वो और किसी चीज़ के लिए नहीं दिया जाएगा। अगला केस आता है थुलासी धारा वर्सेस नारायणप्पा का केस। इसके अंदर क्या बोला? 2019 का केस है। इन अ सूट फाइल्ड बाय प्लेंटिफ सीकिंग डिक्लेरेशन दैट ही हैज़ बिकम द ऑनर ऑफ द लैंड परसुएंट टू रजिस्टर्ड सेल डीड, it is open to defendant who is stranger to the sale deed to raise plea that either the sale deed is not binding on him or the same was without consideration or it was a nominal sale deed to और void और fictitious। तो यानी कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर मान लो एक व्यक्ति है वो ये सूट फाइल कर देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसका ऑनर मैं हूँ, और वहाँ पे बेस क्या लेता है कि मेरे नाम पे एक रजिस्टर्ड सेल डीड है। तो यहाँ पे जो तीसरा व्यक्ति है, यानी कि जो सेल डीड के अंदर पार्टी नहीं था, वो क्या प्ली ले सकता है, यानी कि क्या डिफेंस ले सकता है कि ये जो सेल डीड ये दिखा रहा है इस कोर्ट के अंदर, ये मेरे ऊपर बाइंडिंग नहीं है, या फिर इसने जो बनाई थी सेल डीड इसके लिए इसने कोई कंसिडरेशन ही पे नहीं किया था, या फिर ये एक सिर्फ नॉमिनल सेल डीड है, मतलब दिखाने के लिए सेल डीड बना रखी है, या फिर ये सेल डीड वॉइड है या फिक्शियस है, यानी कि गलत है, झूठी सेल डीड है। तो ये सारे डिफेंस अवेलेबल रहते हैं थर्ड पार्टी को।
अगला केस आता है जगदीश प्रसाद पाटिल वर्सेस शिवनाथ, 2019 का केस है। डिक्लेरेशन के सूट के लिए क्या बोल रहा है कि ना सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड पोजीशन, यानी कि आप डिक्लेरेशन किस चीज़ का, टाइटल और पोजीशन का ले रहे हो, यानी कि डिक्लेरेशन करा रहे हो टाइटल का और साथ में पोजीशन का भी रिलीफ मांग रहे हो। तो जो प्लेंटिफ है कुड सक्सीड ओनली ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ देयर ओन टाइटल एंड नॉट ऑन द वीकनेस ऑफ द केस ऑफ डिफेंडेंट, यानी कि अगर प्लेंटिफ को टाइटल या पोजीशन मिलना है तो वो किस बेसिस में मिलेगा, अगर उसका केस खुद का केस स्ट्रॉन्ग है, ये नहीं कि सामने वाले का केस वीक है इसलिए उसको टाइटल और पोजीशन दे दिया जाए। The burden is on the plaintiff to establish their title to the suit property। तो ये हम एविडेंस एक्ट में भी देखते हैं कि बर्डन किसके ऊपर होता है, जो जिस चीज़ को बोल रहा है उसी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है। तो यानी कि यहाँ पे प्लेंटिफ अगर बोल रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और इसका पोजीशन मुझे दिया जाए, तो यहाँ पे बर्डन भी उसी के ऊपर आ जाएगा इस चीज़ को प्रूफ करने का। अगला केस आता है दिनेश सिंह ठाकुर वर्सेस सोनल ठाकुर का। एंटी सूट इंजंक्शंस आर मेंट टू रिस्ट्रेन अ पार्टी टू अ सूट फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग और प्रोसिक्यूटिंग अ केस इन अनदर कोर्ट। कौन सा रिलीफ मांगा जा रहा है, एंटी सूट इंजंक्शन मांगा जा रहा है, यानी कि कोई और सूट ना किया जाए। एंटी सूट, सूट से सूट को रोकने के लिए जो इंजंक्शन माना जा रहा है वो किस चीज़ के लिए होता है, पार्टी को रिस्ट्रेन करने के लिए, रोकने के लिए कि वो किसी और कोर्ट के अंदर केस ना करे, इंस्टीट्यूट ना करे या प्रोसिक्यूट ना करे, चाहे वो फॉरेन कोर्ट क्यों ही ना हो, यानी कि इंडिया से बाहर का ही कोर्ट क्यों ना हो। The principle governing the grant of injunctions are common to that of granting anti-suit injunction. The court in India have the power to issue anti-suit injunction to a party over whom it has personal jurisdiction। जिस भी व्यक्ति के ऊपर पर्सनल जुरिडिक्शन है उसके रिगार्डिंग इंडियन कोर्ट जो है वो एंटी-सूट इंजंक्शन का रिलीफ दे सकती हैं। However, such injunctions must not be granted as a matter of routine। ये नहीं कि सबको चलते फिरते ये दिया जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कोर्ट को कि किसको ये रिलीफ देना है और किसको नहीं देना है। बी संतोषमा वर्सेस डी सरला का केस है, ये आखिरी केस है इस वीडियो का 2020 का। जो सेक्शन 12 है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके लिए क्या बोला गया कि वो अपने आप में क्या है, लिबरल है, परपोजिव मैनर दैट इज़ फेयर एंड प्रमोट्स जस्टिस। तो यानी कि किस तरीके से यूज़ करना है, लिबरल परपोजिव मैनर जो कि फेयर और जस्टिस को प्रमोट करता हो। आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 10, जब हमारा जो SRA का सेक्शन 10 है उसके अंदर जब अमेंडमेंट आया तो जो रिलीफ था, पहले क्या वर्ड थे यहाँ पे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एनी कोर्ट मे वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा था, ठीक है। वो डिस्क्रिशनरी होते थे करने के लिए कि भाई अगर किसी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना है तो वो दिया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। उसको हमने सब्स्टिट्यूट करके क्या वर्ड यूज़ कर दिया, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स। तो यहाँ पे हमने इसको मैंडेटरी कर दिया, शैल वर्ड यूज़ कर दिया। इसलिए कोर्ट की ये ऑब्लिगेशन है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को करे, मतलब करवाए, सब्जेक्ट टू provisions of subsection 2 of section 11, section 14 and section 16 of SRA। specific performance of a contract is no longer discretionary after this amendment। अब वो डिस्क्रिशनरी नहीं है, कोर्ट के लिए मैंडेटरी है, उसकी ड्यूटी है कि उसको कराना ही पड़ेगा आफ्टर ये जो अमेंडमेंट हुई थी सेक्शन 10 के अंदर उसके बाद। तो ये हमारा आखिरी केस था बी संतोषम्मा वर्सेस डी सरला का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।